नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है नाज़रीन कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हैं और वो भी घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए तो आप मालूम कर सकते हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। कुछ लोग तो मजबूर हैं आने जाने के लिए, पर कुछ ऐसे हैं जो जानबूझकर कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि घर में बैठ कर वो बोर हो गए हैं। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। बहरहाल लॉकडाउन और मौजूदा हालात को देखते हुए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप। तो वकील साहब, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, मौजूदा हालात और लॉकडाउन, साथ ही नए कानून कई इस दौरान बने हैं, किस तरह से आम लोग एहतियात बरतें, इस पर एक सरसरी नजर डाल दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर को शामिल करेंगे। देखिए, एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कानून है वो इस वक्त लागू है, और स्टेट के और भी जो लॉज हैं वो लागू हैं जो डिफरेंट जगह पर हैं। और इस वक्त जरूरत ये है कि जो लोग अपने घरों पे हैं और जिनको बाहर निकलने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जिनको कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने घरों में रहें और लॉ का कंप्लाइंस करें। तो जब वो लॉ का कंप्लाइंस करेंगे और बाहर नहीं जाएंगे तो अपने आप सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी जी। और गवर्नमेंट ने उसके लिए मीडियम बना रखे हैं। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज जिसको गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर रखा है, तो उसके लिए आप पास वगैरह ले सकते हैं और आप मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक तरीके का इसको आप कर्फ्यू समझिए, थोड़ा सा कर्फ्यू से रिस्ट्रिक्शंस कम हैं, लेकिन अगर लोग कर्फ्यू समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है, जो नया कानून एक तरह से कहें अगर बनाया गया लॉकडाउन को लेकर जो खासकर बनाया गया है, तो किस तरह की इसमें सजा हो सकती है, क्या प्रावधान है इस ताल्लुक से, अगर कोई जानकारी दे सके? जी बिल्कुल। मैं जरा उससे पहले आपसे दरखास्त करूंगा आपके मार्फत आपकी टेक्निकल टीम से कि वो आवाज इको हो रही है उसको जरा ठीक करें। जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। जी जी। और जहां तक ये सवाल सजा का है, देखिए अभी टेक्निकली बहुत सारे कानून प्ले में हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि एक ऑर्डिनेंस पास किया है उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, जिसपे उन्होंने बहुत टफ वो रखा है कि अगर कोई आदमी जानते बूझते हुए कोरोना फैला रहा है तो उस पे शायद 7 साल की और लाइफ तक की रखी है उसकी। हालांकि मुझे बहुत उस पे वो है कि वो कब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो ऑर्डिनेंस पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी कैसे आप किसी की नियत पे ये साबित कर पाएंगे। क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है मेंस रिया, तो आप ये कैसे साबित कर पाएंगे कि ये आदमी इंटेंशनली गया था और इंटेंशनली करके गया था, क्योंकि इंडिया की ही रिपोर्ट और दुनिया की रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत ज्यादा केसेस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो ऐसे हालात में सजा डिफर करती है। जैसे बहुत सारे, अगर आप अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो गाड़ी पुलिस कॉन्फिस्केट कर लेगी, उसको जब्त कर लेगी और आपको जेल में कर देगी। और सजा नॉर्मली ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, लेकिन रेंज अब किस सेक्शन में उठाती है इस पर डिपेंड करता है। जी। लेकिन लोगों के लिए, आवाम के लिए ये जरूरी है कि अगर वो एक दिन के लिए भी हवालात में चले जाते हैं तो उनके लिए तो मुश्किल है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी अगर कोई हतमी फैसला लेते हैं तो उससे पहले वकील साहब से ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि किसी और तरह की उलझन में आप ना फंसें। तो प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे और एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी हेलो वकील साहब। जी जी। हेलो। जी जी। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? शायद कॉल जो है ये ड्रॉप हो गया। फारूक साहब, एक चीज़ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू तशद्दुद है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। हालांकि कोर्ट में, पुलिस स्टेशनों में केस तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि घरों में लोग रह रहे हैं और घरेलू तशद्दुद में इजाफा एक तरह से दर्ज किया जा रहा है, एक रिपोर्ट सामने आई है। जी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया आपने, और ये मुसीबत है। डोमेस्टिक वायलेंस में स्पाइक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और उसकी वजह ये है कि कोर्ट्स जो, मैं आपसे फिर दरखास्त करूंगा, वो इको अभी आ रहा है चूंकि वो आवाज, हाँ बिल्कुल, टेक्निकल टीम अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो वकील साहब के पास इको जा रहा है, तो उसको कम करवा दीजिए जी। तो उसका देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मसला ये है कि चूंकि आम हालात में जो विक्टिम होते हैं, जो औरतें विक्टिम होती हैं, उनके पास कानून में जो उनको राइट्स हैं उसको एग्जॉस्ट करने की प्रोविजंस हैं। वो थाने जा सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो पुलिस कॉल कर सकते हैं, और वो अगर ज्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है तो वो अपनी जगह छोड़ के जा भी सकते हैं कहीं और। लेकिन अभी लॉकडाउन में क्या हुआ है कि ये चीज हो नहीं पा रही है, और आप चूंकि पुलिस वगैरह जो है वो इन चीजों को ज्यादा इंटरटेन नहीं कर पा रही होगी, ऑफ कोर्स उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, और चूंकि कोर्ट्स भी बंद हैं, कोर्ट सिर्फ एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स के लिए खुली हुई है, तो ये मुश्किल है। और इसके लिए लेकिन ऐसा है कि मैं आपके शो के मीडियम से लोगों को ये रिकमेंड करूंगा और उनको कहूंगा कि ऐसी कोई मोहतरमा या खवातीन अगर ऐसी परेशानी में हो तो वो पुलिस को जरूर फोन करे और पुलिस स्टेशन में जाए, क्योंकि पुलिस बंद नहीं है, तो अल्टीमेटली कोई, जी बिल्कुल खुले हुए हैं, और आपके जो हुकूक हैं और जो आपके राइट्स हैं उनको पूरा उस पे पुलिस जो है उस पे वो एक्शन लेगी। जी बिल्कुल। ये जानना चाह रहा हूँ, घरेलू तशद्दुद का आपने जिक्र किया, ख्वातीन का, क्या घरेलू तशद्दुद के जुमरे में सिर्फ ख्वातीन आती हैं या मर्द हजरात भी आते हैं? हिंदुस्तान में अभी जो है वो ख्वातीन के लिए ही है, और बाकी मुल्कों में जैसे अमेरिका में डोमेस्टिक वायलेंस में दोनों लोग हैं, वुमेन भी हैं और मेन भी हैं, और कुछ मुल्कों में है, लेकिन इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट उसमें सिर्फ औरतों के लिए ही है जी। और हमारे यहाँ इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि जिस हिसाब से सोसाइटी में परेशानियां थी। और चलिए बिल्कुल फारूक साहब इस पर बात करें, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए। हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा एक दुकान है, दुकान का ओनर है ना, वो रेंट लेने से इनकार कर रहा है। आप मुझे कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे हैं? दुकान आपका है? मैं दुकान में यहाँ रेंट बेसिस पर है। आप रेंट पे वहाँ पर हैं? हाँ बिल्कुल, पिछले 30 साल से। ठीक है। वो पिछले 33 साल से मुझे बता रहा है वो रेंट लेने से इनकार कर रहा है। तो नहीं, तो आप किराए पे तो रेंट लेने से इनकार क्यों कर रहा है वो? हाँ, वो बोल रहा है तो मुझे रेंट रेज कीजिए, मुझे रेंट बढ़ाइए। अच्छा, बढ़ाने के लिए? हाँ, मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो इनकार करता है। फिर भी पैसे वो कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि उसकी नीयत सही नहीं है। अब मैंने क्या तरीका इख्तियार किया, मैं गया कोर्ट में, मैंने उधर ये इख्तियार भर दिया। ठीक है। हाँ सर, चलिए बिल्कुल, जो भी बेहतर इसका मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए सवाल ये दोहरा दें, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ फारूक साहब, मुझे बिल्कुल फारूक साहब बता रहा हूँ कि एक ये दुकान किराए पे लिए हुए हैं और दुकान का जो मालिक है वो किराया बढ़ाना चाह रहा है, ये नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए वो कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट का सहारा इन्होंने दिया। तो क्या इसमें प्रोविजन हो सकता है, क्या प्रावधान हो सकता है, कुछ बता सकें अगर? जी बिल्कुल। देखिए, मैं फिर दोबारा, मैं मुझे माजरत के साथ में माफी चाहूंगा, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों से दरखास्त करूंगा। वो बहुत इको का प्रॉब्लम आवाज, जी, और वो तो उसमें देखिए, एक सबसे बड़ा जो इशू है, जो दुकान के किराए के मामले में जो एक मसला आता है, वो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉवेनेंट है। मान लीजिए कि मकान मालिक जो है और मुझसे जो उनका जो हमारा टाई अप है, और उसके बेसिस पे वो एक वक्त के बाद जो है वो रेंट का बढ़ना है, तो फिर वो रेंट बढ़ेगा। और अगर आप रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आते हैं, कुछ जो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स हैं कानून के हिसाब से, वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उनके बेसिस में उनके लिए आप ऑफ कोर्स कोर्ट जा सकते हैं। तो ये, और जब एक बार मामला अंदर कोर्ट में है और सब्जुडाइज है, तो उसमें उसकी क्या फैक्ट्स हैं, उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं,
उसके बेसिस पे कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी और उसका फैसला करेगी। बिल्कुल फारूक साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अगर कोई 30 साल से 25 साल से किसी एक दुकान पर किराए पे ही सही लेकिन रह रहा हो या किसी मकान में रह रहा हो और मकान मालिक उससे निकालना चाहे तो उसके लिए क्या जबरन वो निकाल सकता है, इस तरह का कुछ? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है, मैंने आपको पहले भी कहा, एक हमारे यहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट भी है, स्टेट सब्जेक्ट है, और जो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा पहले कि वो 100 रुपए के महीने पे जो है या 200 रुपए के महीने पे, और वो किराएदार है, और उसमें पहले उन्होंने उनके जो है पेरेंट्स ने या उन्होंने खुद पगड़ी, जो प्रीमियम जिसे हम लोग कहते थे, उस पे ले ली थी, और बाद में वो 100 रुपए या 200 रुपए के हिसाब से महीने पे और रह रहे थे जी। और बड़े बड़ी जगह पे, इवन क्लॉट प्लेस जैसी जगह पे भी आप देखेंगे तो ऐसा। तो देखिए, प्रोटेक्ट उसमें क्या है कि नॉर्मली जो मकान मालिक है वो उसको खाली नहीं करा सकता अनलेस मकान मालिक को कुछ चीजों को कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि वो इस चीज की जरूरत उसकी नीड में है। उसके एक अपने प्रोविजंस हैं, वो उसकी एक अपनी सूट फाइल होती है रेंट उसमें, एविक्शन की, रेंट कंट्रोल एक्ट में। और दूसरा क्या है कि अगर जो उसमें अगर आप मान लीजिए या मैं कोई किसी जगह पे रह रहे हैं, आप किसी जगह पे रह रहे हैं और उसमें कोई टीनेंट का और लैंडलॉर्ड का जो है वो नहीं है, आपका रिलेशन नहीं है, तो उस सूरत हाल में क्या है कि, और मैं उसका मकान मालिक हूं और आप वहां 12 साल रह चुके हैं और मैं 12 साल तक मैंने आपको कभी अप्रोच नहीं किया कि आप जगह खाली करें, या मैंने क्लेम किया उस जगह के ऊपर की जगह मेरी है, तो आपका राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर 12 साल तक मैंने आपको कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया कि भाई आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये मेरी जगह है, मैंने आप पे कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं की, तो उस सूरत हाल में जो है वो राइट टू एडवर्स पोजीशन आपका क्रिएट हो जाता है। और अगर मैं 12 साल के बाद कोई आप पे कार्रवाई करता हूं तो आप राइट टू एडवर्स पोजीशन का शेल्टर ले सकते हैं। बिल्कुल, जो एग्रीमेंट बनाया जाता है दुकान का या मकान का किराए के लिए, तो क्या वो 1 साल का ही बनता है? हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है उसको? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से सेक्शन 17 है, दफा 17, उसमें डिफाइंड है कि क्या डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट होंगे। कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट के माने ये होता है कि किन डॉक्यूमेंट को आपको सब रजिस्ट्रार कहां जाके रजिस्टर कराना है, और हुकूमत को, सरकार को आपको वो स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। तो 11 महीने तक का अगर कोई किरायानामा है 11 मंथ का, तो वो रजिस्ट्रेबल कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर वो किरायानामा 11 महीने से ज्यादा का है, वो 12 महीने का है, तो वो कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। आप लीज एग्रीमेंट 100 साल की भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पट्टे की चीजें होती, लॉन्ग टर्म लीज होती हैं, जैसे आजकल नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव में जो अथॉरिटीज लैंड देती हैं, ये भी लीज पे होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप और लीज आप परपीचुइटी की भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि किरायानामा 1 साल का ही हो। नॉर्मली लोग 11 महीने का इसलिए करते हैं ताकि स्टैंप ड्यूटी की जो ऑब्लिगेशन है उससे बच जाएं। अगर आप 11 महीने पे उसको रिन्यू करते रहेंगे हर 11 महीने पे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की जो है वो कंपल्सरी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि भाई आपको अपना जवाब मिल गया। और कश्मीर से हमारे भाई ने कॉल किया था, लेकिन आप कोई भी अपनी फैसला लेने से पहले वकील साहब से बात जरूर कर लें, मशवरा जरूर कर लें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो, हाँ बोलिए, सवाल पूछिए अपना। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नईम जी, सवाल पूछिए अपना। हमारे वालिद साहब का मकान है, 250 गज मकान है। वालिद साहब का मकान है जी, 250 गज मकान है। ठीक है। उसमें बड़े भाई को कब्जा किराए पर रह गए थे हम लोग जी, किराए पर रह गए थे, तो वो कब्जे पे रह गए जी, कब्जे पे रह गए। मेरे कब्जे पे 125 गज हो।
नहीं, वालिद साहब का मकान है बड़े भाई के पास बड़े भाई है। को किराए पे रखे थे मकान में, बड़े भाई को रहने के लिए किराए पे दिए। किराए पे दिए थे। ठीक है, तो हाँ, तो वो काबिज हो गए, जी, बड़े भाई काबिज हो गए उस पे। वालिद साहब जो है 7 भाइयों के नाम पे लिखी गई है, 4 भाई हैं, 7 भाइयों के। चलिए, बहुत आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी सवाल आपका समझ में आया। तो एक और पहले कॉलर को ले लेते हैं। जी बताइए। जी हाँ, अपना सवाल, जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि आप जब भी हमसे बात करें, बराए मेहरबानी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें या टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर आप बात करें, ताकि आपकी जो बात है, आपके जो सवाल है, वो हम तक पहुंच सकें और वकील साहब उसका बेहतर ढंग से जो भी कानूनी हल है वो बता सकें। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। तो वकील साहब, हैदराबाद से एक भाई का फ़ोन था कि उनके वालिद साहब का एक मकान था, बड़े भाई उसमें रह रहे थे। हालांकि वसीयत में उनके वालिद साहब ने 4 भाई और 7 बहनें सबके लिए लिखा था, लेकिन बड़े भाई ने उस पर कब्जा कर लिया, एक तरह से काबिज़ है। तो इसका कानूनी हल क्या है? वो वसीयत अगर है तो उसको प्रोबेट करा सकते हैं। एक प्रोबेट करने की कार्रवाई होती है, वसीयत को प्रोबेट कराने की, उसका मुकदमा फाइल होता है। और उसके लिए बाकी जो उसमें वारिसैन हैं जिनके लिए विल है, वो उस पे एविक्शन फाइल कर दे और साथ में विल प्रोबेट कर ले, वो हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो हो जाएगा। जी चलिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, 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 कौन बोल रहे हैं? हाँ, वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए भाई अपना। हाँ जी, श्रीनगर से। हाँ जी जी जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि हमारा मकान था फादर साहब का, वालिद साहब का मकान। वालिद साहब का मकान ठीक था। है। हम 3 भाई और 1 बहन है। 4 भाई हैं, 1 बहन है। 3 भाई, 3 भाई 1 बहन। ठीक है। तो हमने कुछ 8 साल पहले सेटलमेंट किया उसका। ठीक है। फिर हर एक को मतलब एक कमरा 1.5 कमरा सबको आ गया। तो मेरा जो शेयर था, वो जो मेरा शेयर था, तो उसको बेच डाला है मेरी संजय के बगैर ही, क्योंकि उस वक्त वालिद साहब हयात थे। तो मैंने ये सोचा कि ये जो बड़े करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। फिर सब ने, बड़े भाई साहब ने भी बोला कि आपको सेटलमेंट करना है, अब तो इसको फाइनल आपने बेचा किसको था? हाँ जी, जो आपके हिस्से का आया था वो किसको बेचा गया था? उसको फिर जो वहाँ रहता था भाई एक, उसने उसको बेच डाला खुद ही, भाड़ू ने, फादर साहब को लेकर। तो 75,000 मेरा शेयर। ठीक है। तो कर दिया मुझे आउट एक साइड से। तो अब वो मुझे पीछे पड़े हैं कि हमारा हिस्सा है, हमें हिस्सा दे दो मुझे। जी जी, चलिए, बिल्कुल वकील साहब, अगर सवाल समझ में आया तो उसका जवाब दे दीजिए। जी जी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। उसमें देखिए है क्या कि अगर उनको ये इतराज है या इस बात से उनका कंसर्न है कि उनके हिस्से को बेच दिया गया, उनकी बिना उनकी रजामंदी के पहले बंटवारा हुआ और बंटवारे में सारे भाई बहन को कुछ हिस्से मखसूस जगह पे दे दिए गए, पार्टीशन हो गया, और उसके बाद इनका हिस्सा इनके और लोगों ने, इनके और जो भाई बहन थे उन्होंने किसी और को बेच दिया। तो अगर उसमें 2 चीजें हैं, अगर वो पार्टीशन हो गया था और म्यूटेशन हो गया था, नाम चढ़ गया था, और उसके बाद वो इनके सिग्नेचर वगैरह फर्जी करके और उसको बेच दिया, तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो उसको, और वो सेल डीड, तो उसके लिए आप क्रिमिनल एक्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ में आप वैसी सेल डीड का, आप जो सेल डीड हुई है जिसको बेचा गया है,
उसको आप कैंसिलेशन के लिए भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रॉड से वो एग्जीक्यूटेड है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कश्मीर से। जी, कश्मीर से। बताइए, सवाल पूछिए अपना। मैंने वकील साहब से पूछना था कि मैंने एक दुकान ली थी किराए पे। ठीक है। 20 साल पहले। कितने साल पहले? तो 20 साल पहले। 20? हाँ जी, 20 साल। ठीक है। तो उसके साथ एग्रीमेंट था 15 साल तक, मेरा उसको एडवांस किराया हमने दिया था 15 साल का। तो उसके बाद जब 15 साल हो गए तो फिर मालिक आ गया, वो जबरदस्ती करने लगा जी, मुझे कहने लगा जी आप दुकान से निकल जाओ जी, किराया बढ़ाओ, ये करा। फिर हमने मार्केट वाले जो थे, बाजार वाले, फिर हमने किराया उसको 500 रुपये किराया था हमारा। जी जी। तो फिर हमने 3,000 रुपये किराया कर दिया उसको। ठीक है। ये 2015 की बात है। 2015 में फिर नया एग्रीमेंट किया हमने, तो किराया का 3 साल जब बराबर हो गए, वो फिर आ गया जी मार धाड़ पे, बोला जी दुकान खाली करो जी। ये एग्रीमेंट तो आपका 15 ही साल का था, आपने बताया कि 20 साल हो गए। नहीं, 15 साल जो था ना सर, फिर नया एग्रीमेंट किया ना सर। फिर नया एग्रीमेंट किया हमने, तो ये जी मतलब कंटिन्यू हमने किया वो। चलिए, किराया बिल्कुल। वकील साहब, आप भी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं इनसे? अभी क्या मुसीबत है आपके साथ? हेलो जी, अभी क्या दुश्वारी क्या है, ये पूछ रहे हैं वकील ये साहब। है कि सर फिर हमने 2015 में नया एग्रीमेंट किया सर, दुकान का नया एग्रीमेंट किया। तो 3500 को जो कराया था, तो अब वो कह रहा जी दुकान खाली करो। फिर अब कोर्ट चले गए। कोर्ट में हमने केस जीता भी। कोर्ट ने हमारे हाथ में फैसला दिया। तो अब वो हम उसको रेंट देना चाहते, वो रेंट नहीं लेता। अब हम ये पूछते, वकील साहब ये पूछना चाहते हैं कि हम जो रेंट है वो कहाँ भरें सर? चलिए, ये असल मसला है। जी जी। चलिए, बिल्कुल जी बिल्कुल फरूख साहब, आप बहुत, अगर कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं और वो रेंट नहीं ले रहा है, तो आप कोर्ट में ही वो जमा कर सकते हैं रेंट। अगर आपके एग्रीमेंट वगैरह में कभी ये लिखा था कि आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उनको ट्रांसफर कर दे। और अगर ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप कोर्ट में जमा कर दें एप्लीकेशन लगा के। बिल्कुल, आपके राइट्स परफेक्टली सिक्योर्ड है, कोई मुश्किल नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद नईम हैदराबाद से है जी, सवाल पूछिए अपना। जी जी। सवाल ये है कि हमारे भाई ये मकान में शादी है, और वालिद साहब जो है वसीयतनामा लिखे हैं, 7 भाई और 4 बहनों के नाम पे है जी। तो भाई जो है ना 125 गज मुझे मकान देना बोल रहे जी। तो इसके लिए चाह रहे नहीं कर सकते, वकील साहब से बात करना था। देखिए, ऐसा है कि अगर वसीयत है और वसीयत में की जो प्रॉपर्टी है, जो वसीयत का सब्जेक्ट है, उस पे कोई एक फरीक अगर कब्जा करके बैठा है, तो उसका एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप वसीयत को एक प्रोबेट करने की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स में वो चलती हैं। आप अपने जिले की अदालत में जाके जो अच्छे सिविल के जानकार वकील हों, उनसे मशवरा करके और आप एक फाइल करें, सारे लोग मिलके, जो लोग अगर एक साथ हैं, अगर जो भी लोग फाइल करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो आप जो एविक्शन का भी मुकदमा फाइल कर सकते हैं, ताकि कोई उस पर एडवर्स पोजीशन वगैरह की राइट्स क्रिएट ना हो, और वो दोनों केस आप फाइल कर सकते हैं। और अगर विल है और आप विल को प्रूफ कर लेते हैं और विल रजिस्टर्ड है वसीयत, तो आपको कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। चलिए, उम्मीद है कि आपको जो कानूनी उलझन थी उसका हल निकल गया होगा। आप कोई भी हतमी फैसला लेने से कबल वकील साहब से मशवरा जरूर कर लें। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बरेली से उस्मान बोल रहा हूँ। बरेली, उत्तर प्रदेश। मेरा कारोबार अच्छा था, तो मैंने जो कमाया उससे मैंने अपने बच्चे को ले के जमीन खरीदी और खरीद के मकान बनवा के दे दिया। अब वो मेरा साथ नहीं दे रहे। वो बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे? जी। और ये जमीन या घर या जो भी कराया वो बच्चों के नाम ही है, आपके नाम है? उन्हीं के नाम करा दी मैंने। बच्चों के नाम ही है? जी। ठीक है।
सामने करवा दीजिए, बनवा दे दिया। अब वो जो मेरा कारोबार की जगह थी वो जो है निगम की जगह थी, उसने मुंतकिल कर दी। अब मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए जी बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे मुतालिक मालूम कर जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? जी वकील साहब। जी, देखिए ये कानून में इसके लिए बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन है। दफा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस, नॉर्मली लोग उसको ये समझते हैं कि वो महदूद है कि जिसके तहत बीबियां जा सकती हैं और अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस सीख कर सकती हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कानून का दायरा एक्सपांड है टू द एक्सटेंट ऑफ कि जो वालिदैन हैं, माँ और बाप, वो भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको मैं हजरत यही आपको ये दूंगा सजेशन कि आप किसी अच्छे वकील से मिले वहां बरेली में, और आप तुरंत दफा 125 सीआरपीसी का मुकदमा फाइल करें। आपके बच्चों की ये मोरल जिम्मेदारी तो है ही है, कानूनी भी जिम्मेदारी है कि वो आपकी मेंटेनेंस करें। जी, चलिए और कोर्ट उसको सुनेगी और कोर्ट फैसला देगी और कोर्ट डायरेक्शन देगी, और आपको डायरेक्टली उनको वो पैसे आपको हर महीने देने होंगे। तो आप जरूर मुकदमा फाइल करें। बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर और भी फारूक साहब आ रही है कि जाहिर सी बात ये परेशान है, पैसे को मोहताज है, ऐसे में ये कोर्ट जाएं, वकील करें, तो इनके लिए और मुश्किलात यहाँ पर पैदा नहीं हो जाएंगी? नहीं, देखिए ये हमें समझना होगा कि हमारे यहाँ एक लीगल एड का भी कॉन्सेप्ट है, और वो पैन इंडिया है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज उसके चेयरमैन होते हैं, और हर जिले की कोर्ट में वो लीगल एड अथॉरिटी के दफ्तर होते हैं, और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो एक जज ही होता है। वो डेपुटेशन पे आता है, वो उसी जिले में पोस्टेड एक जज, एक मजिस्ट्रेट होते हैं। और आपके पास अगर मींस नहीं है लॉयर्स को पे करने का, तो आप वो लीगल अथॉरिटी के दफ्तर में जाएं। वहां वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, वो चेक करने के लिए कि आप वाकई बिलो पॉवर्टी लाइन है और आप जरूरतमंद हैं, वो करें, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील अवेलेबल करके देंगे। चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सवाल। हमें दुकान यहाँ है बारामूला में दुकान, तकरीबन 20 साल हो गए, हमने किराए नहीं दिया है दुकान की किराए। 20 साल से? टीवी सेट से थोड़ा टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं। जी 20 साल हो गए, लेकिन वो किराया नहीं दे रहा है 20 सालों से। 20 साल से जो किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा है? हम माल के मकान है खुद, लेकिन जो किराएदार है। तो आपने बिल्कुल, क्या आपने इसका कोई कानूनी सहारा लिया? आपने कोई कानूनी सहारा लिया इसके लिए? जी वो नहीं किराए दे रहे हैं, आजकल कर रहे हैं। सिर्फ 3200 रुपए वो भी दुकान बंद है तब से, लेकिन हम बहुत ही मजलूम है। हम तो गरीब लोग हैं, वो तो अमीर है, ना तो किराए दे रहे हैं ना कुछ दिया। कोई मुकदमा फाइल किया? क्या करेंगे? कोई कानूनी कार्रवाई की है? कोई मुकदमा किया है आपने? कोई केस किया है? कुछ नहीं किया, हम परेशान हैं बहुत, क्योंकि हम बहुत गरीब है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। पहली बार हम गए, उसको बहुत टाइम हुआ, हम उसके पास गए, हमने किराया दिया, उसने और कम किया, तब से और तक वो नहीं दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल वकील साहब इसका जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मुझे मुश्किल अगर 20 साल तक अनइंटरप्टेड अनफेटर्ड राइट आपने उनको दे दिया, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस नहीं भेजी, कोई मुकदमा फाइल नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं की, तो मुझे डर है कि आप मुश्किल में आ जाएंगे और आपको वो जगह खाली कराना और किराया लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। अब अगर 20 साल के पहले की क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, और कब तक उसने आपको रेंट दिया है जो आपका किराएदार है, और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए आप सारी चीजें इकट्ठी करें,
जो भी आपके पास हैं, और तुरंत आप किसी अच्छे लॉयर से मिलें और उनसे सलाह मशवरा करें और फिर आप आगे की कार्रवाई करें। लेकिन जितनी बातें मुझे समझ में आई हैं, 20 साल वाली बात कि आपने कुछ नहीं किया, तो आपके लिए जरा मुश्किल होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सर, हम धारवाड़ से बात कर रहे हैं सर। जी, कर्नाटका स्टेट धारवाड़ से सर। धारवाड़ से, जी बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, परेशानी हमारी एक ऐसी है सर, मैं एक परेशान एक वकील को जो है 2 लाख रुपए अर्जेंट से चाहिए बोलकर बोलने में दिया था सर। मैं वकील को 2 लाख रुपए दिए थे आप? हाँ सर, वो कुछ परेशानी है, उनकी बीवी का ऑपरेशन है बोलकर बोलने में मैं पैसे दिया था सर। ठीक है। तो उसके बाद में जो है गए साल फरवरी 8 तारीख को दिया था सर, 2019 8 तारीख फरवरी में दिया था सर। वो अभी तक वापस दिए नहीं सर। आपने क्या कैश की सूरत में दिया था या ट्रांसफर किया था ऑनलाइन वगैरह से? सर बाई कैश जो है जुमा की नमाज के बाद में बाई कैश घर में बुला कर दिया था सर। ठीक है। बाद में मैं जाकर उनके पीछे लगने के बाद में 15 दिन में दिए तो बोलने के नहीं दिए, तो मैं जो 2-3 महीने के बाद में गया था, एक चेक दिया और एक मैं चेक लिया सर उनके साइन में, और मेरे नाम पे एक चेक ले लिया सर उनके पास से। और उसके बाद जो है ना एक ये ले लिया सर, एक बॉन्ड दिया सर, वो बॉन्ड साइन करके, और उनकी ब्लैंक बॉन्ड है सर। नहीं तो चेक कितने का दिया उन्होंने? क्या चेक को आपने जमा कराया? चेक जो है ना खाली ब्लैंक चेक लिया सर, और ब्लैंक बॉन्ड है सर वो। ब्लैंक बॉन्ड? हाँ सर। चलिए, बिल्कुल जो भी इसका बेहतर हल होगा वो आपको बताया जाएगा। तो फरूख साहब, देखिए ऐसा है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन आप जो कह रहे हैं, पहले बात तो मैं समझा नहीं कि ब्लैंक बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड तो बॉन्ड होगा, ब्लैंक बॉन्ड मतलब ये होता है कि आप किसी से सादे कागज से कुछ साइन करा लें, तो वो तो कोई लीगली एडमिसिबल डॉक्यूमेंट है नहीं, और आप खुद उसको कह रहे हैं। और चेक भी ब्लैंक दिया बता रहे हैं आप? हाँ, वो ब्लैंक हमारे पास ब्लैंक चेक मैं रख लिया हूँ सर मेरे पास, अभी डाला नहीं सर। मैं तो इससे थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये कोई ब्लैंक चेक, मैं मतलब आप इस क्वेश्चन के मीडियम से आपकी और व्यूअर्स तक भी कहूंगा कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन करा के रखने की जो एक तौर तरीके हमारे सोसाइटी में है, उसे खत्म करना चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स की कोई लीगल एडमिसिबिलिटी नहीं होती है। अब बाकी आपके पास अगर बॉन्ड और चेक है तो आप किसी वहाँ लोकल लॉयर से कांटेक्ट करें और उनसे बात करके, और आप फिर वो जैसा आपको एडवाइस करें आप आगे बढ़ें, और यही उसमें बेहतर होगा। और जी चलिए, एक चीज यहाँ पर और होता है, इन्होंने कहा कि चेक उन्होंने दिया, तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर किसी ने चेक दिया, सिग्नेचर उसने गलत कर दिया या कुछ इस तरह कर दिया कि वो चेक बाउंस हो गया, तो क्या इस पर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप अगर चेक पे गलत साइन कर दिया, अकाउंट में पैसे नहीं रखे उस वक्त, स्टॉप पेमेंट करा दिया और अकाउंट ही बंद कर दिया, तो आप दफा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उसका एक सेट प्रोसीजर होता है। आप पहले आपको नोटिस देनी होती है और उस नोटिस देने के 15 दिन के बाद आपको फिर मुकदमा फाइल करना होता है। पर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक ध्यान देने वाली बात है कि सारी कार्रवाई की एक मियाद कानून में बना रखी है कि जैसे चेक बाउंस होगा तो चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस देनी है, और नोटिस देने के 15 दिन के पूरे होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आपने नहीं की तो फिर वो बार्ड हो जाएगी लिमिटेशन से। तो वो चीजें हैं, और वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब तो बहुत उसमें अमेंडमेंट्स भी हो गए कॉम्पनसेशन वगैरह के, तो अच्छा प्रोविजन है और आप उसको एग्जॉस्ट और एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं, भाई को जैसे ब्लैंक चेक मिला तो वो कोई यूजफुल नहीं है उनके लिए। देखिए, ब्लैंक चेक बहुत मतलब आप कैसे साबित करेंगे बताइए? ब्लैंक चेक के बारे में तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि भाई आप उठा के लेके चले गए, ऐसे ही मुझसे बेवकूफ बना के ले गए। प्लस जो 2 लाख रुपए इन्होंने दिए थे वो कह रहे हैं इन्होंने कैश में दिए थे। जी बिल्कुल, अगर इन्होंने ट्रांसफर दिया कोई सबूत भी नहीं, अगर इन्होंने ट्रांसफर किए होते तो चलो ठीक है भाई, आप अपने भाई आप ठीक है, ब्लैंक चेक नहीं होता। अगर आपने साइन कर दिया तो नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत लोग चेक साइन करके दे देते हैं और आपसे कहते हैं आप अपना खुद नाम और वो पैसे भर लीजिए इतने, वो आप अपने सामने और डेट भर लीजिए।
लेकिन होगा क्या ना कि आपको चेक इन क्वेश्चन का हमेशा को रिलेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मेरे पास आपका चेक है और मैंने जाके डाल दिया, मुझे कहीं रास्ते में मिल गया और मैंने आपके साइन कॉपी वॉपी करके डाल दिया, ऐसा नहीं। मुझे चेक के साथ ये भी कोर्ट में साबित करना होता है कि ये चेक किसी एडमिटेड लाइबिलिटी के अगेंस्ट में इशू किया था आपने। द चेक वॉज इशूड परसुएंस टू एडमिशन ऑफ सर्टेन लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन लाइबिलिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब इस तमाम जानकारी के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए अपना। रोशन कॉलोनी वट्टापल्ली हैदराबाद से बात करो। जी बताइए, सवाल पूछिए भाई अपना। सवाल पूछिए अपना। टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाइए भाई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, गालिबन कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ड्रॉप भी हो गई है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? इंडिया से बात कर रहे हैं, यहीं से। जी बताइए। अलीपुर। जी जी सवाल पूछिए अपना। ये हमारा वकील साहब से सवाल है। जी जी पूछिए। जैसे कोई हमारी दुकान का मुकदमा चल रहा है, तो हम लोग पैसा कोर्ट में जमा कर रहे हैं, किराया। ठीक है। और एक बार हमारे पक्ष में हो चुका, फिर उसने दुकान मालिक ने दोबारा लगा दिया। तो जैसे हम जमा कर रहे हैं कोर्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो वकील साहब। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे आप पैसा कोर्ट में जमा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ख्याल रखिएगा कि कोर्ट का अगर कोई डायरेक्शन था तो उसकी पूरी कंप्लाइंस हो और वक्त पे जो चीज जमा करनी है वो जमा कीजिए और कोई मुश्किल नहीं होगी। और मुकदमा अगर उसने आपके मकान मालिक ने आपके ऑर्डर के आपके फेवर में जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अपील फाइल की है तो उसको प्रॉपरली कंटेस्ट कीजिए, उसको डिफेंड कीजिए। चलिए एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी बताइए अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरे किराएदार हैं, तो उनको वो रेंट पे रह रहे थे मेरे घर में, लेकिन अभी ये हुआ कि वो पिछले 6 महीने से किराया नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनका मार्च में खत्म हो जाना था, लीज खत्म होनी थी, तो उन्होंने कहा था कि वो शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, मार्च से ये लॉकडाउन हो गया है। ठीक है। तो उसकी वजह से अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और या क्या मैं इसकी लीज बढ़ाऊं या क्योंकि किराया तो वो दे नहीं पाएंगे और ये कब तक की सिचुएशन है पता नहीं, तो आगे कब तक इस तरह से चलता रहेगा। चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। तो देखिए मोहतरमा जी, इस पे एक MHA की गाइडलाइंस, एक ऑर्डर भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जिसपे ये मैंडेट किया गया है कि किराया न लेने के उसमें आप एवज में किसी को निकाल नहीं सकते। और जब आपने इतना रहम दिखाया है कि 6 महीने से ऑलरेडी आपने उन्होंने लॉकडाउन से पहले के 6 महीने आपको रेंट नहीं दिया है और आपने उनको रहने दिया है, तो इंसानी तकाजा ये कहता है कि 1-2 महीने का और वक्त दे दें, लेकिन उस पर 1-2 महीने की एक शॉर्ट लीज कर लें, कागज पे लिख लें कि भाई, और उस पर ये कह दें कि आप मतलब उस पर पैसे के राइट को वेव मत करें, वो देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और मैं ये कहूँगा कि अभी इस हालात में किसी को आप बाहर न निकालें और इंतज़ार करें 1-2 महीने तक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जब आपने इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा और आप सब्र का मुजाहरा करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं?
मुंबई से। मुंबई से सवाल पूछिए अपना। मैंने एक आदमी को हटा दिया था रस्ते बीच में, दारू पी के गाली दे रहा था मुंबई से। एक आदमी को मैं दारू बहुत किया हुआ था, बीच में से रास्ते से हटा दिया, दूर किया। दूसरे आदमी ने आके लाफा मारा और मुंह पे मारा, वो गिर गया, वो मार लग गया। ठीक है, मेरा उसमें क्या था, मेरा क्या गुनाह है? मेरे पे 304 लगाया गया। आपने नहीं मारा था? मैंने नहीं मारा था। तो जिसने मारा था उसके ऊपर भी कोई केस हुआ है? तो उससे भी केस हुआ, तो 304 बना। जी फारूक साहब, देखिए ऐसा है कि अगर मुकदमा अगर दर्ज हो गया है और आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो माफी चाहूंगा, अगर आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको लगता है कि वो मुकदमा गलत दर्ज हुआ है और आप तो वहां इस काम में जो आप पे इल्जामात लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो उसके लिए आप बहुत सारे आपके पास राइट्स हैं। आप एफआईआर की क्वाशिंग फाइल कर सकते हैं 482 में, और अगर आप चार्ज वगैरह तक आ गई है स्टेज तो आप डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कोर्ट को अपने से कि साहब ये बिल्कुल गलत है, और आप अपने जो भी सबूत है वो पेश कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज भी अलाउ नहीं होती है तो जब आप 313 के बयान के बाद जब आपको डिफेंस एविडेंस लीड करने का मौका मिलेगा तो उस वक्त आप अपनी बातों को सामने ले आइएगा और कोर्ट तय करेगी। देखिए पुलिस जो कहती है वो सही नहीं होती। अगर पुलिस ही की बातें सारी ठीक होती हैं तो फिर कोर्ट क्या करती। तो अगर आप को यकीन है और आप ये जानते हैं कि आपका कोई इसमें रोल नहीं है तो आप छूट जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, और आप क्वाशिंग का, डिस्चार्ज का, ये सारे ऑप्शंस आप अभी एग्जॉस्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी जी जनाब, मैंने 2000 में एक दुकान ली थी। कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए? मैं बारामूला से, बारामूला कश्मीर से बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए सर। मैंने एक दुकान किराए पे ली थी 2000 में। ठीक है। 2000 में मैंने ली थी। उसका उस वक्त वो रेंट डीड वगैरह हमने बनवाई। तो माल के दुकान जो था उसके साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ कि उसने हमसे कुछ 1.5 लाख रुपए उस टाइम लिया, जिसमें 75,000 उसने ऐसे पगड़ी लिए और बाकी जो है उसने किराए में कहा ये इसको मैं आपको ये किराए में मुजरा हो जाएगा। ठीक है। तो किराया उस वक्त जनाब 600 रुपया माहाना वो हो गया, ये मुकर्रर हुआ। हेलो, हाँ जी जी बिल्कुल। अब दिक्कत क्या है? जी हाँ, उसके बाद वो किराया जो उसका वो 15 साल तक वो 600 रुपए के हिसाब से जो चला कटता रहा। तो उसमें एग्रीमेंट बाकायदा लिखा गया कि 600 रुपया माहाना किराया है और ये किराया जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो मार्केट जो हिसाब से जो इस मार्केट में जो रेटिंग चलता होगा, जो किराया चलता होगा, उस हिसाब से किराए को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जब उसका वो किराया खत्म हो गया सर, तो उसके बाद उसने बोला कि मेरा जी किराया बढ़ाओ। हमने कहा मार्केट के हिसाब से जो रूल है उसमें वो 10% या 15% जो किराए में बढ़ोतरी होगी वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा नहीं, आप ऐसे करो, मुझे 10,000 रुपया किराया दे दो, या तो दुकान आप खाली करो। हमने कहा कि ऐसा तो नहीं है, हम कैसे दुकान खाली करेंगे। तो उसने बड़ा झगड़ा वगैरह लगाया, यहाँ पे दुकान पे ताला लगा दिया उसने। तो उसके बाद में बाजार मार्केट में जो लोग थे वहाँ पे वो बीच में पड़ गए। तो आप जो 600 रुपए महीना किराया दे रहे थे उसमें से 10 से 15% इजाफा चाह रहे थे? हमने कहा था कि जो 600 रुपया आपका किराया जो मंथली है, तो उसमें जो बढ़ाती जो मार्केट के हिसाब से मार्केट में जो 10% या 15% जो बढ़ता है, तो हम लेकिन पिछले 15 साल उसने बढ़ाया भी तो नहीं था किराया? नहीं, वही 600 रुपया उसका किराया जो था वो उस वक्त 600 रुपया चला आ रहा है। अभी मुश्किल क्या है? तो बाद में जब झगड़ा हुआ तो बाद में वो मार्केट में भी आ गए कुछ लोग, तो उसने झगड़ा लगाया, दुकान को ताला वगैरह लगा दिया। तो बाद में फैसला हुआ कि 3,000 रुपया माहाना किराया, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा और 3,000 रुपया मंथली किराया है। तो और उसके बाद 3 साल के बाद उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो एक नया एग्रीमेंट बनाया गया 2015 में। तो उसके 2 साल के बाद फिर उसने झगड़ा शुरू कर दिया कि नहीं जी, मुझे आप मेरी दुकान खाली करो, तो मुझे जी या तो मेरा किराया बढ़ाओ, नहीं तो मुझे दुकान जरूरत है, मैं दुकान मेरी जगह। तो दूसरा एग्रीमेंट कितने साल के लिए बनवाया आपने?
एग्रीमेंट फॉरएवर के लिए, उसमें तो कोई पीरियड नहीं। उसने कहा कि जब तक मालिक दुकान जो है इसके पास जो है दुकान रख सकता है, जब ये वापस देना चाहे तो वापस दे सकता है, किसी को दूसरे को दुकान बेच नहीं सकता। तो आप कोर्ट आपने कोई उसमें ये मुकदमा चीज़ है। फाइल तो किया? अब वो झगड़ा लगा रहा है, फिर दोबारा एक एग्रीमेंट तोड़वा के फिर दूसरा बनवाया, अब फिर दोबारा उसने झगड़ा लगाया, अब फिर बाद में ये मामला कोर्ट तक चला गया। तो कोर्ट में भी फिर ये हेयरिंग चली, कुछ 6 साल लगभग चली हुई। उसके बाद हमारी फेवर में उन्होंने दिया कि मगर अब वो जो है रेंट जो है वो ले नहीं रहा है। तो रेंट हमने बाजार कमेटी की तरफ से भी उसको भेजा था, चेक भेजा था, तो उसने वो किराए को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो चेक वापस भेज दिया उसने। तो अभी 1 साल से उसका किराया जो हमारी तरफ है, हम ये कहते हैं कि हम किस तरीके से उसका किराया किस तरीके से हम उसको दें, किस तरीके से अदा करें उसको, कि हमें ये थोड़ी इसकी जानकारी। चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। फारूक साहब इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अब मैटर जब कोर्ट में है और सब जुडिस है, तो उस पर तो कोई ज्यादा कमेंट करना बेहतर नहीं होगा। और दूसरा ये कि जैसा कि आपने जो बताया सीरीज की, 1 किराएनामा, फिर 2 किराएनामा, फिर 3 किराएनामा आप साइन करते रहे और वो उससे ब्रीच करता रहा, और उसके बाद भी वो आपको परेशान करो और आप कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट्स ने आपके हक में फैसला दे दिया है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। और अगर वो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, कोई आपको परेशानी क्रिएट करते हैं, तो आपके फेवर में अगर इंजंक्शन ऑर्डर है कोर्ट से, तो आप कंटेम्प्ट फाइल कर दीजिए ऑर्डर 39 रूल 2A में। तो कोई मुश्किल तो मुझे ऐसी दिख नहीं रही है। अगर कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल गई है तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ साहब। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। हाँ साहब, मेरा एक रीट डाला मैं हाईकोर्ट में। वो वकील साहब है ना, मेरे को धोखा दे दिए और एनओसी नहीं दे रहे उन्होंने। हाँ, मेरा केस है तो गलत डाल दिया उन्होंने। तो अब उसके लिए क्या करना साहब? मैं दूसरे वकील से बात कर रहा हूँ मगर उन्हें केस नहीं डाल रहे, और लॉकडाउन की वजह से मेरा केस पेंडिंग में है। ये रोड बेंडिंग का मसला है, मेरे संगत बल्दी वाले ज्यादती कर रहे हैं। रोड वाइंडिंग क्या घर वगैरह टूट रहा है आपका या दुकान वगैरह? हाँ टूट रहा, मैंने बाजुक है तो कम टूट रहा, मेरा ज्यादा टूट रहा, मेरा उसका दोनों बराबर है। हाँ, तो मैं उसलिए अदालत में भी दाखिल किया। ठीक है। मेरे को वकील साहब है तो धोखा दे दिए और मेरे से पैसे ले लिए, लेने के बावजूद भी मेरा केस को सही साल नहीं करे उन्होंने, और ना तो ऑर्डर लिए अब तक 3 महीने हो गया। 2020 दूसरा महीने में डाला मैं। ठीक है। अब तक ऑर्डर नहीं लिए। तो क्या बिल्कुल वकील की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, या कुछ आगे बात बढ़ी है? खाली रीड डाल के छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। अभी तक ऑर्डर ही नहीं लिए। मैं समझ गया इनकी बात। देखिए, अगर ये मशवरा दीजिए लॉयर से। जी मैं समझ गया। मैं क्या करूँ आप इसके लिए? जी बिल्कुल बताया जा रहा है जवाब। जी ये टेक्निकली ये है कि ये जो अपने लॉयर हैं जिसको इन्होंने एंगेज किया था उससे सेटिस्फाइड नहीं लग रहे, और ये कोई दूसरा लॉयर एंगेज करना चाहते हैं, और उसके लिए एनओसी एक होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वकालतनामे पे कुछ कोर्ट्स मांगती हैं, कुछ नहीं देखो, ये तो वैसे रूल में तो ऐसा कहीं है नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में आप आएंगे, किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं है। आज मैं वकील हूं, कल आप चाहे किसी और को कर लें, किसी मेरे एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कोर्ट्स में है एज अ मैटर ऑफ रूल, वहां ट्रेडिशन कर रखा है। तो अगर वो एनओसी नहीं दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि साहब ये मुझे एनओसी नहीं मिल रही है और मैं अपने इस लॉयर को एंगेज करना चाहता हूं। उसी रेट पिटीशन में एक इंट्री में एप्लीकेशन लग जाएगी और वो कोर्ट डायरेक्ट कर देगी, कोई ऐसी मुश्किल है नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है। फारूक साहब, आप हमारे साथ आए, 1 घंटा अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। आदाब।